नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्लडी हॉरर स्टोरीज में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर के साथ हुई एक ऐसी डरावनी घटना पर आधारित है जो आपको हिलाकर रख देगी। कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप एक पल के लिए भी अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। मुझे कमेंट्स में अपना नाम और आप किस शहर से या गांव से सुन रहे हैं ये जरूर बताएं। अगली कहानी में आपका नाम शामिल किया जाएगा, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बस एक ऐसी ही शाम थी, या ऐसा मुझे लगा था। मैं सालों से अपनी ऑटो रिक्शा चला रहा था और कुछ खास नहीं, बस मुंबई की भागदौड़ भरी सड़कों पर अपने सामान्य चक्कर काटता रहता था। हॉर्न की आवाजें, खाने के स्टालों से उठती हुई महक, और जो पोल्यूशन के साथ मिलती थी, और लोगों की भीड़, ये सब मेरे लिए एक घर जैसा महसूस होता था। मेरा नाम राकेश है और मैंने अपने इस काम के दौरान बहुत अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन कुछ भी मुझे उस रात के लिए तैयार नहीं कर सकता था। करीब रात के 11 बजे का वक्त था और मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अब बस एक और सवारी करूंगा और फिर दिन समाप्त कर दूंगा। मगर वो रात भारी थी। मुंबई के मानसून की बारिश लगातार मेरी विंडशील्ड पर पड़ रही थी, और मैंने अपने ऑटो को मरीन ड्राइव के पास एक शांत सी जगह पर रोका, इस उम्मीद में कि कोई सवारी मिल जाए और फिर मैं अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट सकूं। अचानक वो सामने आई। वो एक धीमी रोशनी वाली स्ट्रीट रैंप के नीचे खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए, जो बारिश में भीग कर उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके चेहरे पर आधा हिस्सा उसके बालों से ढका हुआ था, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी। वो गहरी काली आंखें और भयानक हाथ। उसने हाथ हिलाया, जैसे वो सवारी लेने का इशारा कर रही है। उसने कहा कि आप ठाकुर विलेज जाते हो। उसकी आवाज हल्की थी और बारिश के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ठाकुर विलेज थोड़ा दूर था। अच्छे ट्रैफिक में भी लगभग 45 मिनट का रास्ता था, लेकिन जब सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी, सामान्य रूप से मैं उसे मना कर देता। इस वक्त इतनी दूर जाने का कोई कारण नहीं था। ये काफ़ी मुश्किल भी होता, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जिसने मुझे उसकी तरफ खींच लिया। मैंने कहा कि ठीक है मैडम, बैठिए। मेरी आवाज़ उस समय जितनी स्थिर थी और मैं खुद उतना स्थिर नहीं था। वो पीछे की सीट पर बैठ गई और उसकी भींगी हुई साड़ी चमड़े की सीट से चिपक गई। मैंने इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा। बारिश तेजी से बरस रही थी और दृश्यता बेहद कम थी, लेकिन उसके होने का एहसास बारिश से भी भारी था। उसमें कुछ अजीबो-गरीब था। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी, ना तो कोई हरकत और ना ही कोई बेचैनी। बस उसकी भयानक आँखें सामने की ओर देख रही थीं। मैंने बात करने की शुरुआत की, कुछ ऐसा जिससे माहौल थोड़ा-सा सहज हो जाए। लेकिन जब भी मैंने कुछ कहा, उसने बस 1-2 शब्दों में जवाब दिया। उसकी आवाज़ें दूर-दूर से आ रही थीं, जैसे-जैसे हम शहर से बाहर की ओर बढ़े, सड़कों पर अंधेरा बढ़ने लगा और स्ट्रीट लाइट कम होती जा रही थीं, और एक अजीब-सी धुंध सड़क पर फैलने लगी थी। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में उसकी ओर देखा, यह सोचते हुए कि वह भीगने के कारण काँप रही होगी या कम से कम असहज महसूस कर रही होगी, लेकिन वह बिल्कुल सहज दिख रही थी। उसकी आँखें, हालाँकि वे कुछ गलत महसूस हो रही थीं, जैसे वे बहुत बड़ी हों या बहुत गहरी। कुछ ठीक नहीं था। मैंने गला साफ किया, मेरी बेचैनी हर बीतते मिनट के साथ बढ़ रही थी। ठाकुर विलेज अभी भी काफ़ी दूर है मैडम। क्या आप वाक़ई इस वक़्त वहाँ जाना चाहती हैं? कुछ पलों तक वह चुप रही और फिर धीरे से बोली, हाँ, मुझे जाना ही होगा। उसके कहने में कुछ ऐसा था जो अंतिम जैसा लगा, और मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने उस विचार को दूर धकेलने की कोशिश की, बारिश और थकान को इसका कारण मानते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि इस रात का मोड़ अब खराब होने वाला है। जैसे-जैसे हम और आगे बढ़े, बारिश कुछ कम होने लगी, लेकिन धुंध और घनी होती गई। सड़कें सकरी होती गईं और दोनों तरफ घने पेड़ दिखाई देने लगे। मुझे इन सड़कों की अच्छी जानकारी थी और मुझे एहसास हुआ कि यह ठाकुर विलेज जाने का सामान्य रास्ता नहीं था। मैंने किसी ऐसे मोड़ को पार कर लिया था जो नहीं लेना चाहिए था। रुको, यह सही नहीं है। मैंने खुद से बड़बड़ाया, या अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए मैं रुकने और वापस मुड़ने वाला ही था, जब उसने फिर से कहा कि चलते रहो राकेश। मेरी फुसफुसाहट रुक सी गई। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था। मैं एक पल के लिए जम सा गया था। ऑटो की हैंडल बार को पकड़े हुए मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पीछे उसकी ओर देखा और मेरी धड़कन तेज हो गई। उसका हाव-भाव बदल गया था। उसका कोमल दूरभाषी रूप गायब हो गया था। उसकी जगह अब एक डरावना खौफनाक चेहरा था, और उसकी आँखें वे काली हो चुकी थीं, ना सिर्फ गहरी बल्कि पूरी तरह काली, जैसे अंधकार हो। आँखों का वो सफ़ेद हिस्सा, पुतलियों का भाग, वो सब काला।
ऑटो को सड़क के किनारे घुमा दिया और अचानक से रोक दिया। मेरी सांसें भारी हो चुकी थी और मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। "उतर जाओ," मैंने काँपते हुए कहा, खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करते हुए। मैंने कहा कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, यहीं उतर जाओ। मेरी ऑटो से वह हिली भी नहीं और उसकी उसकी आवाज़ और वो फुसफुसाना, इस बार उसमें एक ठंडा-सा आदेश था। "तुमने मुझे ठाकुर विलेज पहुँचाने का वादा किया था राकेश, और तुम मुझे पहुँचाओगे।" ऑटो के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया, जैसे कोई ठंडी हवा बहने लगी हो। मेरी साँसें काँपते हुए कोहरे में बदल रही थीं और मैंने यह भयानक सच्चाई समझ ली थी। मेरी साँसें तो दिख रही थीं, लेकिन उसकी नहीं। "राकेश," उसकी आवाज़ फिर आई, नरम और छेड़खानी भरी। "हम करीब आ रहे हैं और मुझे कुछ करना था, मैं बस यूँ ही गाड़ी चलाते नहीं रह सकता था। जहाँ भी ये रास्ता जा रहा था, मैंने अचानक ऑटो को बाईं ओर मोड़ा और बिना सोचे-समझे एक मोड़ लिया। फिर एक और मोड़ और एक और, ये चलता रहा। मैं कोहरे से ढकी सड़कों पर जग-जग करने लगा था और यह उम्मीद करते हुए कि शायद मैं उसे रास्ते से भटका दूँ या फिर जिस श्रापित रास्ते पर हम जा रहे हैं, उसे तोड़ दूँ। लेकिन मैंने जिस भी दिशा में मोड़ा, कोहरा नहीं छँटा। उल्टे वो और घना होता गया, जैसे सब कुछ निगल रहा हो। यहाँ तक कि इंजन की आवाज़ भी दबने लगी, जैसे कि मैं किसी सपने में गाड़ी चला रहा था या किसी बुरे सपने में। मैं कहाँ लेके चला जा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे उसकी फुसफुसाहट या उसकी आवाज़ जितनी करीब होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा पास महसूस होने लगी। मैंने उसे हिलते हुए नहीं सुना, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो और करीब आ गई हो। उसकी ठंडी साँस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने थ्रॉटल को और ज़ोर से दबाया और दिल ज़ोर से धड़कने लगा। "मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो या तुम क्या चाहती हो, लेकिन मुझे छोड़ दो," मैंने उस खालीपन में चिल्लाया। "तुम्हें ठाकुर गाँव नहीं ले जा सकता। मुझे तो खुद ही नहीं पता मैं कहाँ हूँ।" अचानक से सारी आवाज़ें रुक गईं और एक पल का भयावह सन्नाटा छा गया। उसके बाद एक धीमी गीली आवाज़ आई, जैसे कुछ पीछे की सीट पर खिसक रहा हो। मुझे सीट पर भार महसूस हुआ, जैसे वो और करीब आ रही हो, बेहद करीब। यहाँ तक कि उसकी उपस्थिति मेरे पीठ के बिल्कुल पास महसूस होने लगी। "तुम नहीं जानते तुम कहाँ हो राकेश," उसने कहा और उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे वो गुर्रा रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। "तो तुम अब मेरी दुनिया में हो," उसने अपनी आवाज़ में दहशत भरते हुए कहा, "और यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।" अचानक मेरे नीचे की सड़क बदल गई और चिकनी डामर की जगह कुछ खुरदुरा और ऊबड़-खाबड़ गया। ऑटो ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगा और मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हिलना और बढ़ता गया और हेडलाइट्स चमकने लगी, फिर पूरी तरह से बुझ गई, जिससे हम घनघोर अंधकार में डूब गए। "नहीं!" मैंने ज़ोर से चीखते हुए ब्रेक पर पैर मारा और ऑटो एक झटके में रुक गया और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, बहुत ज़्यादा शांत। हवा बोझिल लगने लगी और मुझे एहसास हुआ कि अब मैं इंजन या बारिश और अपनी खुद की घबराई हुई साँसों की आवाज़ें भी नहीं सुन पा रहा था। मेरे चारों ओर अंधेरा इतना घना था जैसे उसे छुआ जा सकता हो और मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मैंने अंधेरे में हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा ढूँढने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। मैं उसके साथ फँसा हुआ था और फिर फिर मैंने सुना कि पीछे सीट पे कुछ रेंगने की धीमी, जानबूझकर की गई आवाज़। मैंने घबराहट में दरवाज़ा खींचा, दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन सब व्यर्थ था। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था। रेंगने की आवाज़ तेज़ हो गई और मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास होने लगा, जैसे वो करीब आ रही हो और उसके हर इंच की दूरी के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। "राकेश," उसने फिर से फुसफुसाना शुरू कर दिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। अंधाधुंध घबराहट में मैंने इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की, इग्निशन की तरफ हाथ बढ़ाया, कुछ भी करने की कोशिश में, ताकि इस बुरे सपने के बाहर निकल सकूँ। लेकिन इसके पहले कि मैं चाबी घुमा पाता, कुछ ठंडा और चिपचिपा मेरी कलाई के चारों ओर लिपट गया। मैं जड़ हो गया। उसकी पकड़ अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा। धीरे-धीरे मशीनी ढंग से मैंने अपना सिर पीछे की सीट की ओर मोड़ा और वो मेरे बिल्कुल पीछे थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी आँखें अब सिर्फ़ काली नहीं, उसमें एक अनैतिक झिलमिलाती हुई रोशनी थी, जैसे जैसे गहरे भीतर हिस्से में कोई आग जल रही हो। और उसके होठ एक विकृत भयानक मुस्कान में मुड़ गए थे, जिसमें अनगिनत नुकीले तेज दांत दिखाई दे रहे थे। उसका दूसरा हाथ ऊपर उठा और मेरे गाल पर छुआ। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था और मुझे घर ले चलो राकेश, उसने नरमी से कहा। मैंने एक घुटी हुई चीख निकाली और अपनी कलाई को उसके पकड़ से छुड़ाया। ऑटो से बाहर भागते हुए मैं पीछे हट गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जबकि मैंने देखा कि वो धीरे-धीरे सीट पर मेरी ओर रेंग रही थी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ रहा था और उसके अंग मकड़ी की तरह चल रहे थे। मैं भागा, मुझे मुझे परवाह नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बस वहाँ से भागना था। मेरे पैर गीली सड़क पर तेज़ी से पड़ रहे थे और मैं भागते हुए
पास के गड्ढों को पार कर रहा था। कोहरा मेरे चारों ओर फैल रहा था जैसे मुझे घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस उसकी आवाज़ सुन सकता था, वो मेरे पीछे पुकारती हुई, मेरा मज़ाक उड़ाती हुई, "राकेश, राकेश तुम कहाँ भाग रहे हो? राकेश तुम मुझसे नहीं भाग सकते।" पर मैं नहीं रुका, मैं रुक ही नहीं सकता था, मैं भागता रहा। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरे पैर दुख रहे थे, जब तक कि मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। कोहरे के बीच एक हल्की टिमटिमाती रोशनी, वो बहुत थी मेरे मन को खुश करने के लिए, लेकिन उससे मुझे उम्मीद मिली। मैं उस रोशनी की ओर भागा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वह एक छोटा-सा घर था, जिसकी खिड़कियां एक गरम नारंग रोशनी से चमक उठी थी। अंदर से हल्की पुरानी-सी संगीत की धुन सुनाई दे रही थी, शायद कोई पुराना खुरदुरा रिकॉर्डर बज रहा हो। यह सब कुछ उस समय के बाहर का लग रहा था, जो मैंने अभी झेला था। उस भयावहता के बिल्कुल विपरीत। मैंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, मेरे हाथ लकड़ी पर तेजी से बज रहे थे। "मदद करो!" मैं चिल्लाया, और "कृपया मुझे अंदर आने दो।" दरवाज़ा चरमराया और खुल गया, और वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, झुका हुआ और कमज़ोर। उसने थकी हुई उदास आँखों से मुझे देखा, लेकिन उसके नज़रों में एक अजीब दयालुता थी। "तुम खोए हुए लग रहे हो बेटे," उसने खुरदरी आवाज़ में कहा। "आओ, आओ, रात को ऐसी जगहों पर नहीं भटकते।" मुझे उसे दूसरी बात बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अंदर भागा और दरवाजे को ज़ोर से बंद किया। घर की गर्माहट ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था, और पहली बार, जो कई घंटों जैसे लग रहे थे, मैंने खुद को साँस लेने के लिए मौका दिया था। बूढ़ा आदमी धीरे-धीरे चिमनी के पास एक कुर्सी तक गया और मुझे बैठने का इशारा किया। "तुम भाग रहे थे, है ना?" उसने पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब समझदारी झलक रही थी। मैंने सिर हिलाया, अब भी अपनी साँसों को सँभालने की कोशिश कर रहा था। "बाहर कुछ है? कुछ बुरा?" मैंने हकलाते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने एक लंबी साँस ली और उसकी आँखें थोड़ी-सी फूट गईं। "एक औरत थी, है ना? लाल साड़ी में।" मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। तुम ये सब कैसे जानते हो?" बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय वह धीरे-धीरे उठकर कमरे के कोने में रखी हुई एक अलमारी के पास गया। उसने एक छोटा-सा पुराना किताब निकाला और मुझे थमा दिया। वो सालों से इन सड़कों पर भटक रही है, और उसने धीरे से कहा कि वो एक बेचैन आत्मा है जो घर जाने का रास्ता ढूँढ रही है। मैंने अपने हाथों में किताब को देखा, मेरी उँगलियाँ काँप रही थीं। जब मैंने उसे खोला, अंदर पुराने अखबारों की कतरनें, धुँधली तस्वीर और हाथ में लिखे हुए नोट्स थे। उनमें से एक कतरन ने मेरा ध्यान खींचा। ये कहानी थी एक औरत की जो ठाकुरगाँव जाते समय एक भयानक सड़क हादसे में मारी गई थी, दशकों पहले। लेकिन मैं ही क्यों? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरी आवाज़ काँप रही थी, और वो मेरे पीछे क्यों आई? बूढ़े आदमी ने उदास आँखों से मुझे देखा और कहा कि तुमने उसे उठाया, तुमने उसे घर ले जाने के लिए हाँ कहा, और एक बार जब वो किसी को चुन लेती है, तो फिर उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लेकिन उसे रोकने का कोई तरीका तो होगा ना? बूढ़े आदमी ने फिर से एक लंबी साँस ली, सिर हिलाते हुए कहा कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। तुम सिर्फ़ वही कर सकते हो जो तुमने शुरू किया था। मेरा दिल डूबने लगा। तुम्हारा मतलब है कि मुझे उसे ठाकुरगाँव ले जाना होगा? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो हाँ, तुम्हें उसे घर ले जाना होगा। बूढ़े आदमी के शब्द हवा में भारी लटक रहे थे, और मैं वहाँ बैठा था, स्तब्ध। उस धुंधले किताब के पन्नों को घूरता हुआ, मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, कोई बचने का रास्ता नहीं था। एकमात्र विकल्प वही था जिसे सोचना भी मुश्किल था, उसे घर ले जाना। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र विकल्प वही था, जिसे सोचना भी मुश्किल था, उसे घर ले जाना। मैंने अपना सिर हिलाया, मेरी आवाज़ हताशा से काँप रही थी, लेकिन जब मैं उसे वहाँ ले जाऊँगा तब क्या होगा? मेरे मेरे साथ क्या होगा? बूढ़ा आदमी कुछ क्षण चुप रहा, और उसकी निगाहें दूर कहीं टिकी थीं, मानो वो ऐसे अतीत में देख रहा हो जो इस तरह की दहशत से भरा हो। किसी का नहीं पता। उसने आखिरकार कहा कि कुछ कहते हैं कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाती है, दूसरी दुनिया में। कुछ कहते हैं कि वो गायब हो जाती है, अपने भूतिया एहसास के सिवा कुछ नहीं छोड़ती, लेकिन कोई भी कभी वैसा नहीं लौटता। मैंने कठिनाई से इस बात को निगला। डर मेरे सीने में फँस गया था, और आग चूल्हे में चटकती हुई कमरे में टिमटिमाते साए फैला रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसकी आवाज़ बाहर सुन सकता था। वो हल्की आवाज़, लेकिन जिद्दी आवाज़, जो मेरा नाम पुकार रही थी। मेरी नब्ज़ तेज़ हो गई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसे घर ले जाने के बिना छुटकारा पा सकूँ? मैंने एक आखिरी उम्मीद में पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से सिर हिलाता रहा। "एक बार जब उसने तुम्हें चुन लिया तो उससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। वह अब तुमसे बंधी हुई है, जैसे एक साया।
जो तब तक नहीं मिटेगा जब तक तुम उसकी बात पूरी नहीं करते हो। मेरा हाथ बुरी तरह काँप रहा था जब मैंने किताब को पुराने चरमरा चुके मेज़ पर रख दिया। तो बस यही है। मैं फुसफुसाया, मैं बस बर्बाद हो गया और वो आदमी आह भरी उसकी झुर्रियाँ भरा चेहरा करुणा में नरम हो गया। मुझे अफ़सोस है लड़के, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वह तुम्हें हमेशा के लिए सताती रहेगी और वो मौत से भी बुरा हो जाएगा। मैं अचानक उठ खड़ा हुआ। छोटी मंद रोशनी वाले कमरे में चहलकदमी करते हुए मेरा दिमाग दौड़ रहा था। भय और लाचारी से भरा हुआ, यह कैसे हो सकता है कि मैं कैसे ऐसी बुरी स्थिति में फँस गया? लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि बूढ़ा आदमी सही था। मैं उसकी उपस्थिति को बाहर महसूस कर सकता था। धैर्यपूर्वक इंतज़ार करती हुई वह रुकने वाली नहीं थी। जब तक मैं वही नहीं करूँगा जो वो चाहती है, अब उससे भागना नामुमकिन है। मैंने आखिरी बार उस बूढ़े की तरफ देखा और उसकी थकी हुई नज़रें कई घटनाओं का प्रतिबिंब लगने लगी थी, जिसमें उसने इस श्रापित प्राणी का सामना किया था। उसने बहुत कुछ देखा था और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पहले ही उम्मीद खो चुका था। मैं उसके जैसा नहीं बन सकता था। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए भय में फंसा हुआ भारी दिल से मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं यह करूंगा। बूढ़े आदमी ने मुझे गंभीरता से देखा और दरवाजे की ओर इशारा किया। सावधान रहना राकेश, और भगवान तुम पर दया करे। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मेरे पेट में दर्द का एहसास हुआ और ठंडी रात की हवा मेरे चारों ओर धुंध फिर से गहराने लगी थी, जैसे कोई भारी बादल मुझे घेर रहा हो। सड़क भयानक रूप से अशांत हो गई थी, केवल हवा में पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। मेरी ऑटो वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। धुंध के बीच उसकी आकृति मुश्किल से दिखाई दे रही थी और वह वहां ही थी, ऑटो के पास खड़ी। उसकी लाल साड़ी हवा में हल्की हल्की लहरा रही थी और उसके चेहरे का आधा हिस्सा उसके लंबे गीले बालों ने ढका था। लेकिन उसकी आंखें वो अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही मैंने घर के बाहर कदम रखा, वे मुझ पर टिकी रहीं और एक पल के लिए मैंने फिर से भागने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे पता था कि ये बेकार होगा। वो अटूट थी। अब मुझे सच्चाई का सामना करना था। मैं उससे एक वादे से बंधा हुआ था, जो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन अब मुझे पूरा करना था। जैसे ही मैं ऑटो की तरफ बढ़ा, उसने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें मुझसे कभी नहीं हटी। मैंने दरवाज़ा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ डर के मारे काँप रहे थे। धीरे-धीरे वो पीछे की सीट पर एक भूतिया सी शांति के साथ, "मुझे घर ले चलो राकेश," उसने धीरे से फिर से कहा। उसकी आवाज़ इस मौन में गूंजती हुई, मैंने इंजन चालू किया, जो पहले से जाना-पहचाना शोर अब इस भयावह दुनिया में अजनबी सा लग रहा था। सामने का रास्ता धुंध में गुम था, लेकिन मुझे पता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये पूरा करना ही था। ऑटो आगे बढ़ने लगी और धुंध बस इतनी सी खुली थी कि मुझे आगे का रास्ता सकरा रास्ता दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क मेरे सामने बन रही हो, मुझे एक अनिवार्य निष्कर्ष की ओर ले जा रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं चल रहा था तो इस भयानक खामोशी को केवल इंजन की धीमी गुनगुनाहट हटा रही थी और उसकी आवाज़ की हल्की फुसफुसाहट। उसके आग्रह की आवाज़ कि मुझे घर ले चलो जैसे मेरी गर्दन पर ठंडी साँसें फैला रही हो। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया और ऑटो ने गति पकड़ ली। धुंध को तेज़ी से चीरते हुए सड़क के दोनों किनारे पर पेड़ मुड़ते और उठते हुए अंधेरे प्रहरी की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएँ जैसे मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। उन पेड़ों की शाखाओं के अंदर की भूतिया आकृतियाँ शायद मुझे देख रही थीं। मैंने हिम्मत नहीं की कि मैं बहुत करीब से देखूँ। सड़क और सकरी हो गई, घने जंगल के बीच मुड़ती हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी तरह की खाई में उतर रहे हों। हमारे चारों ओर की दुनिया हर गुजरते मिनट के साथ अंधेरी और ठंडी होती जा रही थी। और फिर अचानक हम एक खुली जगह पर पहुंच गए। धुंध थोड़ी छट गई थी और दूरी में एक खंडहरनुमा प्राचीन इमारत दिखाई देने लगी। वह एक जीर्ण शीर्ण हवेली थी, जिसका एक समय पर भव्य ढांचा अब सड़ चुका था और टूट चुका था। खिड़कियां टूट चुकी थीं, दीवारें बेलों और काई से ढक गई थी। एक खिड़की से हल्की सी रोशनी टिमटिमाती, जो उस हवेली पर भयानक साया डाल रही थी। ठाकुर गाँव, मैंने धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, यह वही जगह होनी चाहिए। ये शहर का भूला हुआ श्रापित हिस्सा था, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता था, जो किसी नक्शे पर नहीं था। मैंने ऑटो को उस खुले क्षेत्र के किनारे रोका। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वो पहले से ही खड़ी थी। उसकी आँखें हवेली पर टिकी थी। हम पहुँच गए, मैंने कहा। मेरी आवाज़ बमुश्किल एक फुसफुसाना ही थी। वो बिना कुछ कहे ऑटो से उतर गई और उसके नंगे पाँव गीली ज़मीन पर कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। मैंने देखा कि वो धीरे-धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थी और उसकी लाल साड़ी उसके पीछे एक साए की तरह घिस रही थी। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि ये खत्म हो गया, कि वो इस टूटे हुए घर में गायब हो जाएगी और मुझे अपनी ज़िंदगी में लौटने के लिए छोड़ देगी, लेकिन फिर वह रुक गई। आखिरी बार मेरी ओर मुड़ी और "मेरे साथ चलो राकेश," उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज़ लगभग विनती कर रही थी। मैं जम गया। उसकी आवाज़ में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दुःख भरा था, जैसे कोई प्राचीन शोक। उसकी आँखें, जो अब भी उस अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थी, अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि मानवीय लग रही थीं।
मैं नहीं जा सकता। मैं बड़बड़ाते हुए कहा, एक कदम पीछे होते हुए। मैंने तुम्हें घर पहुँचा दिया और यही तो तुम चाहती थी। उसने धीरे-धीरे अपना सिर हिलाया और घर कोई जगह नहीं है राकेश। घर वह जगह है जहाँ हम अंततः मुक्त होते हैं। मेरे रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसकी उँगलियाँ मेरे त्वचा से कुछ इंच की दूरी पर थीं। तुमने वादा किया था, उसने फुसफुसाते हुए कहा और मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। मैं पलटकर ऑटो की ओर भागा, मेरा दिल डर से धड़क रहा था। मैंने सीट पर छलांग लगाई, इंजन शुरू किया और उसकी गर्जना ने मुझे थोड़ी-सी उम्मीद दी, लेकिन जैसे ही मैं तेज़ी से भागा, मैंने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति फिर से मुझ पर हावी हो रही थी। जैसे हवा खुद मेरे चारों ओर घनी हो रही थी और मुझे उसकी ओर वापस खींच रही हो। मैंने थ्रॉटल को पूरी तरह से दबा दिया, ऑटो को उसकी मैक्सिमम सीमा तक ले गया था, पर सड़क मेरे सामने विलीन हो गई थी। धुंध अराजक रूप से घूमने लगी थी और मेरा दिल मेरे सीने में तेजी से धड़क रहा था। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, यह प्रार्थना करते हुए कि वह चली गई हो, लेकिन वो नहीं गई थी। वो फिर से मेरे पीछे की सीट पर बैठी थी, उसकी आँखें पहले से कहीं अधिक चमक रही थीं। "तुम मुझसे नहीं बच सकते राकेश," उसने कहा, उसकी आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। "तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते हो।" मैं सड़क पर तेज़ी से दौड़ रहा था और घबराहट ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। इंजन मेरे पैरों के नीचे गूँज रहा था और मैंने थ्रॉटल कितनी भी तेज़ी से दबाया, पर वो हमेशा वहीं थी, पीछे की सीट पर। उसकी चमकती हुई आँखें मेरे सिर के पीछे तक घूर रही थीं और उसकी उपस्थिति हवा को घुटन भरी बना रही थी। मेरे दिमाग में समाधान तेज़ी से दौड़ रहे थे, लेकिन सड़क अंतहीन रूप से आगे बढ़ रही थी। अंधेरी और घुमावदार, मैं उससे बच नहीं सकता था। बूढ़े आदमी ने मुझे चेतावनी दी थी, अब उसके शब्द मेरे दिमाग में गूँज रहे थे। वो अब तुम्हारे साथ बंधी हुई है एक एहसास की तरह। मैं भाग नहीं सकता था, मैं फरार नहीं हो सकता था। वो हमेशा मेरे जीवन के हर कोने में मेरे पीछे भागेगी, मुझे उसके शापित संसार में गहराई तक खींचेगी। इसका एकमात्र अंतर है, यह कि मैं उसका सामना करूँ और जो मैंने शुरू किया है, मैं उसे पूरा करूँ। मैंने ब्रेक पर ज़ोर से पैर रखा, ऑटो बीच सड़क पर ज़ोर से रुक गई और इंजन पहले की हिचकियाँ लेने लगा। मुझे एक भयानक खामोशी में छोड़ दिया। मेरी सांसें तेज़ हो गईं और मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कन गूँजने लगी थी। धीरे-धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं बैठी थी, निश्चल। उसकी आँखें उस अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई क्रूरता नहीं थी, वह एक अंतहीन उदासी में डूबी हुई थी, एक ऐसा दुःख जो मेरे समझ से परे था। "तुम मुझसे भाग रहे हो राकेश," उसने धीरे से कहा, "लेकिन तुम मौत से नहीं भाग सकते।" उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ा दी। मौत, यही सब था। वह कोई साधारण भूत नहीं थी। वह कुछ बहुत ही अंधकारमय थी। मौत की दूत, एक खोई हुई आत्मा जो हमेशा भटकती रहती थी, अपनी मुक्ति की तलाश में, और अब उसने मुझसे खुद को जोड़ लिया था। "तुम मुझसे क्या चाहती हो?" मैंने फुसफुसाया और मेरी आवाज़ काँपने लगी। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान आई। "मैं चाहती हूँ कि तुम वह सब खत्म करो, जो तुमने शुरू किया है। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मैं वास्तव में हूँ और इस दुनिया में नहीं।" अगले ही पल मैंने उसकी बातों का भार महसूस किया। मुझे नहीं पता कि उसका मतलब क्या था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं समझ गया कि वह सिर्फ़ एक शापित गाँव की यात्रा से ज़्यादा था। यह उस रेखा को पार करने के बारे में था जिसके पार मैं कभी जाना नहीं चाहता था। जीवित या मृतकों के बीच की सीमा, वह थोड़ी-सी आगे झुकी। उसकी आँखें नरम हो गईं और पहली बार वह कोई राक्षस नहीं लग रही थी। वह एक खोई हुई औरत लग रही थी, जैसे कोई महिला जो बहुत लंबे समय से एक बुरे सपने में फँसी हुई थी और उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी राकेश, उसने निवेदन किया, और मैं अब यहाँ की नहीं हूँ। उसकी बातों में कोई धमकी नहीं थी। वह एक प्रार्थना की तरह लग रही थी और स्वतंत्रता के लिए एक रोना लग रहा था, जहाँ वह जाना चाहती थी। वहाँ जाने के विचार ने मुझे डरा दिया। "मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ," मैंने कहा। मेरी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दी। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आँखों में गहरा शोक दिखाया। हम में से कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन मौत हमारा इंतज़ार नहीं करती। यह तब आती है जब उसका समय होता है। मैंने अपना सिर हिला दिया। मेरे मन में विचार घूम रहे थे, लेकिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? तुमने मेरी सवारी की पेशकश क्यों की? उसने बस कहा कि तुमने वादा किया था, अब तुम्हें उसे पूरा करना होगा। मैंने उसकी बातों का बोझ महसूस किया। अब मेरा भाग्य था, इससे कोई बचाव नहीं था। लेकिन डर के पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। एक अजनबी अनजानी ज़िम्मेदारी की भावना, मुझे इसे पूरा करना था। इसमें मेरा सब कुछ ही क्यों ना चुकाना पड़ जाए, मेरी सारी कीमत ही क्यों ना लग जाए। "मुझे तुम्हें कहाँ ले जाना है?" मैंने पूछा। मेरी आवाज़ स्थिर होने लगी, हालाँकि मेरे हाथ अभी भी काँप रहे थे और मैं अभी भी डर रहा था। हल्की-सी मुस्कान के साथ उसकी आँखों में एक क्षणिक गर्माहट आई और उसने कहा कि इसका अंत है, नदी में। नदी? वो किस नदी की बात कर रही थी? पुरानी यमुना नदी की, जो शहर के बाहरी इलाके से गुजरती है। यह कुख्यात थी, लोग कहते थे कि यह एक श्रापित जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ आत्माएँ खो जाती हैं। इस दुनिया और अगले के बीच की सीमा पतली थी। मैंने इंजन को फिर से चालू किया और उसकी परिचित गूंज ने मुझे कोई दिलासा नहीं दिया। धुंध फिर से हटी जब मैं ऑटो को सड़क पर वापस मोड़ा। रात और भी अंधेरी लग रही थी और हवा भारी हो गई थी। उस आने वाले समय के भार के साथ हमने चुपचाप यात्रा की।
मिनटों में घंटों जैसा एहसास हुआ। मैं उसकी उपस्थिति को अपने पीछे महसूस कर सकता था, लेकिन मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरा दिमाग एक ही चीज़ पर केंद्रित था, नदी तक पहुँचना। उसके बाद जो कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास करना था कि यह दुःस्वप्न अब खत्म होगा। आखिरकार सड़क मुड़ी और धुंध में यमुना नदी की हल्की रूपरेखा दिखाई दी। पानी काला था, लगभग एक शीशे की तरह जो रात के आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। नदी के चारों ओर की हवा मोटी और दबावपूर्ण थी। केवल कभी-कभार पत्तियों की सरसराहट और दूर से मेंढक की टर-टर की आवाज़ें भी सन्नाटे को तोड़ रही थीं। मैंने ऑटो को पानी के किनारे रोका और इंजन बंद कर दिया। खामोशी गहरी हो गई थी और मैं धीरे-धीरे बाहर निकलने लगा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे जब मैं नदी के किनारे चला। वो मेरे पीछे-पीछे बिना आवाज़ किए ज़मीन के किनारे बड़े आराम से चल रही थी। वो मेरे बगल में आकर रुक गई, उसकी नज़र पानी पर टिकी और उसने कहा कि यहीं मेरी मौत हुई थी। कई साल पहले मैं घर से लौट रही थी, लेकिन कभी नहीं पहुँच पाई। मेरे गले में एक गाँठ-सी बन गई थी और क्या हुआ था उसने मुझे देखा। उसकी आँखें गहरी उदासी में भरी हुई थी। पुल टूट गया था। मेरी गाड़ी पानी में गिर गई थी और मैं डूब गई। मेरा शरीर कभी नहीं मिला। तब से मैं उसे ढूँढ रही थी। ये सब सुनकर मेरे गले की गाँठ और मानो बढ़ रही थी और मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने घबराहट में एक गहरी साँस ली और मेरे भीतर एक अजीब-सी बेचैनी पैदा हो गई। वो यहाँ फँस गई थी, अपनी मौत की वजह से, इस जगह से बंधी हुई, शांति पाने में असमर्थ। अब मैंने बमुश्किल एक फुसफुसाहट में पूछा, "अब तुम मुझे वापस ले आए हो, उसकी जगह जहाँ सब कुछ खत्म होता है। राकेश, धन्यवाद। लेकिन एक आखिरी काम बचा है जो तुम्हें करना होगा।" मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, अब क्या करना होगा? वो पानी के करीब गई, उसकी नज़रें कहीं दूर थीं। "तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मुझे इस दुनिया से मुक्त करना होगा।" मैं उसे घूर रहा था, मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ये कैसे करूँगा? उसकी आँखें मेरी आँखों से मिली और एक पल में मैंने उसे एक औरत को देखा जो कभी भी एक जीवंत औरत और जिसके सपने और इच्छाएँ हुआ करती हों। मैं अचानक ख़त्म हो गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने संकोच किया, उसकी ठंडक को महसूस करते हुए मेरा हाथ पकड़ो राकेश, उसने धीरे से कहा। मेरे साथ पानी में चलो, मैं जम गया पानी में, लेकिन मैं डूब जाऊँगा। उसने सिर हिलाया, मुझ पर भरोसा करो, यही एक तरीका है। मैंने अंधेरे गंदे पानी की ओर देखा और मेरे भीतर एक डर की लहर उठी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए सताती रहेगी। हाथ पकड़कर मैंने उसके साथ नदी की ओर चल दिया। हर कदम के साथ मुझे डर लग रहा था। उसके हाथों की ठंडक और नदी का पानी ने मानो मेरी हड्डियों को जमा दिया है। पानी का वज़न मुझे डराने लगा था और चलते-चलते एक अंतिम कदम के साथ हम डूब गए थे। मेरे चारों ओर नज़ारा काला पड़ गया था। जब मैंने दोबारा आँखें खोली तो मैं नदी के किनारे लेटा हुआ था। सुबह की रोशनी धुंध के बीच से निकल रही थी और सूरज अभी भी उगना बाकी था। पानी पर एक हल्की चमक बिखेरते हुए मैं अकेला था। मैं धीरे-धीरे उठकर बैठा, मेरे कपड़े भीगे हुए थे, मेरे शरीर ठंड से काँप रहा था, लेकिन मैं ज़िंदा था। वो भूतिया साया जो इतने समय से मुझसे चिपका हुआ था, वो गायब हो चला था और वो चली गई थी। मैं खड़ा हुआ और नदी की ओर देखा। वहाँ उसकी कोई निशानी नहीं थी, भयावहता की कोई छाप नहीं थी जिसने पूरी रात मेरा पीछा किया था। पानी शांति से बह रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। कई महीनों बाद पहली बार मुझे भीतर से शांति महसूस हुई। अब मुक्त हो चुकी थी वो और अब मैं भी शहर लौट गया था। मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। कभी-कभी बुरे सपने आते हैं, उसके चेहरे की झलकियाँ, उसकी आवाज़ जो मुझे धुन से पुकारती थी, लेकिन वे धीरे-धीरे कम हो रहे थे। मैं उस रास्ते पर कभी वापस नहीं गया। मैंने कभी आधी रात के बाद किसी सवारी को नहीं उठाया और मैंने कभी किसी से उस रात की बात नहीं की। लेकिन अगर मैं कभी-कभी नदी के पास से गुज़रता हूँ, तो एक पल के लिए रुक जाता हूँ। पानी की ओर देखता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लाल साड़ी वाली वो औरत, वो बेचैन आत्मा जिसने आखिरकार अपने घर का रास्ता पा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताएँ, ताकि हम अगले एपिसोड में आपका नाम और आपके एड्रेस के बारे में अपने दोस्तों को बता सकें। आप सुन रहे थे ब्लडी हॉरर स्टोरीज़। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।